हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या है, वो क्या होती है, एंड उसका कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी कि जो लाइफ है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वेराइटी हैं वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट्स की स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो एक ही स्पीसीज है ना उसमें भी बहुत सी जो वेराइटीज हैं वो पाई जाती हैं। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हमें इसको क्यों बचाना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होगी। इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी बहुत सी लाइफ है उनमें क्या होती है, वेराइटीज पाई जाती है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी रीडिंग से। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and befall him would most probably with the enormous diversity of life that he would encounter. तो अगर क्या होता है, जैसे कोई एलियन अगर किसी अदर गैलेक्सी से, कोई दूसरी गैलेक्सी से हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर आए, ठीक है, विजिट करे, तो सबसे पहली चीज जो उसको अमेज करेगी, आश्चर्यचकित करेगी, वो क्या है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, बहुत जो टाइप की डाइवर्सिटी जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो। ठीक है, इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स विद विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेटेट अस। इवन क्या होता है, जो हम ह्यूमंस हैं हम भी क्या करते हैं, सरप्राइज करते हैं देख के कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की जो डाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है हमारी अर्थ पर। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. तो जो कॉमन मैन है ना हमारी तरह, हमको ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा कि हम देखते हैं कि जो स्पीसीज हैं सिर्फ एंट्स की, ठीक है, या चींटियों की जो स्पीसीज है ना वो 20,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, और बीटल्स की स्पीसीज जो हैं वो 3 लाख स्पीसीज मतलब ज़्यादा हैं, एंड 28,000 स्पीसीज जो हैं वो फिशेस की प्रेजेंट हैं, और लगभग जो 20,000 स्पीसीज हैं वो ऑर्किड्स की पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है बिलीव करना कि इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज हैं वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking an important question: why are there so many species? तो जो इकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, क्यों जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। ठीक है, वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, ये इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं, एंड डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, एंड क्या जो ये डाइवर्सिटी है स्पीसीज की हमारी अर्थ के ऊपर ये पहले से ही प्रेजेंट है या फिर जो इवोल्यूशन है उसकी वजह से ये धीरे धीरे आई है। तो ये क्या है, क्वेश्चंस हैं। इकोलॉजिस्ट एंड जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये जो डाइवर्सिटी है वो पहले से ही इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर थी या फिर धीरे धीरे जो इवोल्यूशन है उसकी वजह से आई, एंड हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, एंड ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसे आया। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, एंड क्यों और कैसे जो ये डाइवर्सिटी है वो हमारे बायोस्फीयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, अगर क्या हो
कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ा कम हो जाए तो क्या इससे कोई हमारी जो फंक्शन है जो अर्थ के ऊपर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह हैं उनमें कोई कमी आएगी। एंड हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एंड जो ह्यूमंस हैं उनके लिए बेनिफिशियल क्यों है कि जो हमारी लाइफ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए क्यों बेनिफिटेड है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इनके आंसर हमको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी को। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within cell to biomes। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे बायोस्फीयर है उसके अंदर प्रेजेंट है। और ना ही सिर्फ ये स्पीसीज लेवल तक ही कंट्रोल है बल्कि ये हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके हर लेवल पे ये बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे हमें मिलती है, जिसकी रेंज कहाँ से होगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेके बायोम्स तक। जैसे कि लेवल्स होते हैं ना हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, उनसे मिलके सेल्स बनते हैं, सेल से जीन्स बनेंगे, जीन से स्पीसीज बनेगी, स्पीसीज से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से बायोम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लेवल्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले क्या बनता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, फिर सेल। ठीक है, सेल से क्या बनते हैं, जीन्स, जीन से बनेगी स्पीसीज, स्पीसीज से क्या बनता है फिर इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से क्या बन जाएगा, बायोम। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या कहा है यहाँ पे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर रेंज में पाई जाती है, हर लेवल पे पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो पॉपुलराइज्ड की गई थी सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन द्वारा। ठीक है, यानी कि जो हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है ना, उन हर लेवल में जो डाइवर्सिटी है उसको कंबाइन करके जो एडवर्ड विल्सन ने उन्होंने क्या बताया, इसको बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी, एडवर्ड विल्सन ने। क्या बताया था इन्होंने कि जो हर लेवल पे ये जो बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, जैसे कि सेलुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, ये क्योंकि जो ये लेवल ना सेलुलर लेवल, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जीन्स में यानी कि जेनेटिक लेवल पे भी और स्पीसीज लेवल पे भी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, हर लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कंबाइन करके इन्होंने क्या बताया था, जो एडवर्ड विल्सन थे इन्होंने बोला बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर, यानी कि कुछ जो लेवल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती थी ना, जैसे सेलुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे। ठीक है, तो उनमें से जो 3 मेजर लेवल्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से 3 मेजर लेवल हैं जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड क्या है इसमें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे एंड इकोलॉजिकल लेवल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस। मीन्स कि जो सिंगल स्पीसीज है ना वो भी हाई डाइवर्सिटी शो करती है अपने जेनेटिक लेवल पे, डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस हैं उनमें। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। The genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine and that the plant produce। ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है, प्लांट जो Rauwolfia vomitoria है, ये जो प्लांट है ये क्या है, मेडिसिनल। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट है वो किस लिए यूज़ होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। कौन सा, ये Rauwolfia vomitoria प्लांट। तो इसमें क्या होता है, इसको ग्रो किया गया था डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस है उनमें, यानी कि जो हिमालयन रेंजेस है डिफरेंट उनमें इसको ग्रो करके देखा गया। जैसे एक को यहाँ पे ग्रो किया, दूसरा यहाँ पे, और तीसरे को डिफरेंट हिमालय रेंज में ग्रो कर दिया।
ठीक है। तो इनमें देखा गया कि जो इनकी पोटेंशियल और कंसंट्रेशन है ना, उनके बेसिस पे ये इनमें क्या हुआ, जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं वो आई, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आई। कैसे? क्योंकि प्लांट यानी कि स्पीसीज तो ये एक ही है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया की जो प्लांट स्पीसीज है वो एक ही है, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस हैं, जब इनमें इनको अलग अलग ग्रो किया गया तो इनके जेनेटिक लेवल पे कुछ वेरिएशंस आ गई। ठीक है, तो उनकी वजह से इनमें क्या हो गया, कुछ जेनेटिक चेंजेस आ गए। तो अब क्या हुआ, जैसे ये एक हिमालयन रेंज में इसको ग्रो किया गया रोवोल्फिया वोमिटोरिया को, तो इसमें देखा गया, मान लो कि इसकी जो पोटेंशी एंड जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि इनमें पाया जाता है केमिकल रिजर्पिन। ठीक है, ये केमिकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है ना, उसको ट्रीट करता है। तो इस प्लांट में मान लो जो ये प्लांट था, इसके अंदर देखा गया कि जो ये रिजर्पिन है, इसकी जो पोटेंसी और जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, अब ये दूसरा जो रोवोल्फिया प्लांट था, इसमें ये दूसरी जगह ग्रो किया गया, किसी अदर हिमालयन रेंज में ग्रो किया गया, तो यहाँ पे देखा गया इसकी जो पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम। ठीक है, और ये थर्ड जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट था, इसको जब ग्रो किया किसी अदर हिमालयन रेंजेस में, तो इसने देखा गया कि जो ये केमिकल है, एक्टिव केमिकल रिजर्पिन, इसकी कंसंट्रेशन एंड पोटेंशियल क्या है, मीडियम, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा कि सिंगल स्पीसीज है, लेकिन जब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशनल मतलब डिफरेंट रेंजेस में ग्रो करेंगे तो उनके जेनेटिक लेवल पे क्या आ जाएंगी, डाइवर्सिटी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस प्लांट में क्या हो रहा है, जो रिजर्पिन केमिकल है वो ज़्यादा अमाउंट में उसकी पोटेंशियल है, कंसंट्रेशन है। अब पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जैसे कोई आप दवाई ले रहे हो ना, अगर वो हाई पोटेंशियल की दवाई तो आप कम अमाउंट में भी अगर उसको लोगे ना तो वो अच्छा असर करेगी, लेकिन अगर उसकी पोटेंशियल कम है तो अगर उसको आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो ना, तब जाके वो थोड़ा बहुत असर कर रही है, तो वो उसकी पोटेंशियल होती है। ठीक है, और कंसंट्रेशन तो जैसे आपको पता ही है, उसकी जो अमाउंट है, मात्रा है वो। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है वो पाई जाती है हमारी इंडिया के अंदर राइस एंड मैंगोज में। ठीक है, जो राइस है ना, उसमें 50,000 से भी ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं वो पाई जाती हैं राइस की, एंड 1,000 जो वेराइटीज़ हैं वो पाई जाती हैं मैंगो की। ठीक है, तो ये क्या हो गया जेनेटिक लेवल पर। सेकंड क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीसीज लेवल पे। द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो अब जो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखा है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट में देखा गया कि जो एम्फीबियंस हैं ना, एम्फीबियन स्पीसीज, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न घाट में बहुत कम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे पाई जा रही है, एम्फीबियंस की वेस्टर्न घाट्स में। एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फी। एम्फी मतलब 2। ठीक है, यानी कि 2 लेवल्स पे वो लोग रह सकते हैं, अपने पानी के अंदर भी और पानी से बाहर भी, जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, वो क्या है, एम्फीबियन। तो यहाँ पे हमने देखी स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडो हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि हमारे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की इकोसिस्टम है, जैसे कि डिजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, एस्चुरीज इकोसिस्टम, ये सारे क्या है, इकोसिस्टम है।
ठीक है। तो इकोसिस्टम जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि क्या होता है, जहाँ पे नॉन लिविंग एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शंस पाई जाती हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि दोनों मिलके इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या है, इकोसिस्टम है। तो हमारा जो इंडिया है ना, उसमें क्या है, मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है देन नॉर्वे कंट्री। नॉर्वे कंट्रीज में क्या क्या आ जाते हैं, जो कि नॉर्दर्न यूरोपियन की यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें क्या क्या होंगे, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। तो इनमें जो डाइवर्सिटी है ना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो कम पाई जाती है। हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंडिया हमारा प्रेजेंट है जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेंजेस है ना हमारे अर्थ की, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन जो प्रेजेंट है उनमें हमारा अर्थ लोकेटेड है, हमारा इंडिया लोकेटेड है। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारा इंडिया है ना, उसमें मोर जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो सनलाइट होती है ना वो ग्रेटर अमाउंट में आती है। अगर सनलाइट अगर ग्रेटर अमाउंट में आती है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो डाइवर्सिटी है जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही होगी। और जो ये नॉर्वे कंट्रीज है ना, इनमें क्या हो रहा है, ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो यहाँ पे ठंडे हैं तो सनलाइट कम आती है, और सनलाइट की वजह से यहाँ की डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट कम है। तो और हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, हमारे में डेजर्ट इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है, मैंग्रोव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, इसीलिए हमारी जो डाइवर्सिटी इंडिया में वो ज़्यादा है, ठीक है। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all that width in less than 2 centuries if the present rate of species losses continue. तो अब जो ये डाइवर्सिटी है वो आई कैसे है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी, इतनी टाइप की डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है वो किस वजह से आई है, इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो इवोल्यूशन है उसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर होने में, इवोल्यूशन होने में लगे, और इवोल्यूशन के बाद क्या हुई, जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वो आई, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसको आने में क्या हो गए, बहुत सारे टाइम लग गया, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम लोग लूज करते जा रहे हैं, ठीक है, हम इसको जो स्पीसीज है उसको खोते जा रहे हैं। तो अगर इससे क्या होगा, जैसे हम लोग जिस रेट से इन स्पीसीज को खो रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो जो 2 सेंचुरीज है ना, यानी कि लेस देन 2 सेंचुरीज से भी कम टाइम में हम जो डाइवर्सिटी है उसको खो देंगे, इसका ये मतलब है। क्योंकि इनको आने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इस डाइवर्सिटी को, लेकिन जिस रेट से ये स्पीसीज लॉस हो रही हैं आज के टाइम में, तो हम आगे देखेंगे कि सिर्फ 2 सेंचुरी से कम टाइम में हम क्या करेंगे, पूरी डाइवर्सिटी को खो देंगे, लूज कर देंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल environmental issue of international concern, and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. तो इसीलिए आज क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन है ना, वो आजकल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है। तो बहुत से जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या हो रहे हैं, इसमें आगे आ रहे हैं, हमारी जो ये बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इशू है, एनवायरमेंटल इशू है, जिसको हमें क्या करना है, बचाना है। इसको हम बचाएंगे तो हम बचे रहेंगे, और हमारी अर्थ या हमारा जो प्लेनेट है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। अगर हम अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमारी जो डाइवर्सिटी है हमें उसको भी बचाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक